Hello everyone. Let's jump directly to today's topic which is ल्यूकोसाइट्स। हम लोग आज ल्यूकोसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे जिनको हम लोग वाइट ब्लड सेल्स भी कहा करते हैं, WBCs कहा करते हैं। देखिए ल्यूकोसाइट्स के कुछ बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ल्यूकोसाइट्स का डिवीजन वहाँ पे लिखा हुआ है, ल्यूकोसाइट्स का नॉर्मल रेंज वहाँ पे लिखा हुआ है। आज हम लोग ल्यूकोसाइट्स को एग्जाम पर्सपेक्टिव से और अगर इन्फॉर्मेशन पर्सपेक्टिव से जो लोग वीडियो देख रहे हैं, दोनों पर्सपेक्टिव से हम लोग कंप्लीट कवर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अब देखिए ल्यूकोसाइट्स होते क्या हैं, ल्यूकोसाइट्स पैदा कहाँ से होते हैं। सबसे पहली बात तो हमारी बॉडी में बनते कहाँ से हैं, रेड बोन मैरो से, वहीं से जहाँ से आरबीसीज बन रहे थे। आरबीसीज बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं साहब, इराइथ्रोपोएसिस। वैसे ही ल्यूकोसाइट्स के बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, ल्यूकोपोएसिस। इराइथ्रोपोएसिस फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, ल्यूकोपोएसिस फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसीज। दे बोथ हैपन इन रेड बोन मैरो। इनका रोल क्या है हमारी बॉडी में, वही रोल है साहब जो जवानों का सीमा पे है। जो हमारे जो जवान हैं, जो सैनिक हैं हमारे, वो करते क्या हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं। हमारा देश एक देश अगर एक यूनिट है तो उसके रक्षक कौन है, हमारे सैनिक, हमारे सोल्जर्स। वैसे ही हमारी बॉडी अगर एक यूनिट है तो उसके रक्षक कौन है, ल्यूकोसाइट्स। दे आर ऑल्सो नोन एज सोल्जर ऑफ आवर बॉडी, ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यहां पे क्या लिखा हुआ है, दे आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी। क्यों, क्योंकि भाई साहब आप हर दिन, हर समय, हर मोमेंट हजारों माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, हजारों पैथोजन से घिरे रहते हो। योर माउथ हैज अ हैंडफुल ऑफ बैक्टीरियम, अ हैंडफुल ऑफ पैथोजन, अ हैंडफुल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। योर फिस्ट हैव, योर हैंड हैव, योर सराउंडिंग हैव। हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, हर जगह ऐसे छोटे दानव हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम हमेशा बीमार क्यों नहीं पड़ते। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक पूरा का पूरा डिफेंस सिस्टम है जिसको हम लोग इम्यून सिस्टम का नाम देते हैं, जो एक अलग टॉपिक की बात है, एक अलग वीडियो की बात है। अभी हम लोग डब्ल्यूबीसीज के बारे में पढ़े हैं। डब्ल्यूबीसीज भी इम्यूनिटी में हमारे पार्टिसिपेट करते हैं, इनफैक्ट यही हमारी इम्यूनिटी बनाते हैं। आगे हम लोग इसकी बात करेंगे। अब देखिए डब्ल्यूबीसीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है ग्रेन्युलोसाइट्स, एक है ए ग्रेन्युलोसाइट्स। अब ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स कहने से मुराद क्या, कहने से मतलब क्या, ग्रेन्यूल्स का प्रेजेंस देखा गया जब उनको स्टेन किया गया किसी डाई में, तब उनके स्ट्रक्चर में ग्रेन्यूल्स देखे गए, इसीलिए उनको कह दिया गया क्या, ग्रेन्युलोसाइट्स। और जिनमें नहीं देखे गए साहब उसको क्या कह दिया जाएगा, सिंपल सी बात है, ए ग्रेन्युलोसाइट्स। अब ग्रेन्युलोसाइट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सब कैटेगरीज विच आर न्यूट्रोफिल, आइसोनोफिल एंड बेसोफिल। A granulocyte is further divided into 2 categories, monocytes and lymphocytes। ये पांचों जो है इनकी बात हम लोग आगे वीडियो में करने वाले हैं। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक, जिससे आप रिमेंबर कर सकते हैं, आप याद कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा कौन है, सबसे कम कौन है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल इस तरीके के आते हैं। हम लोग सबके फंक्शंस की भी बात करेंगे। पहले थोड़ा सा इसका और थोड़ी सी और इसकी जानकारी ले लेते हैं ल्यूकोसाइट्स के बारे में। अगला पॉइंट क्या लिखा है, दे आर व्हाइट बिकॉज दे डोंट हैव हीमोग्लोबिन। भाई साहब डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट क्यों है वो, क्यों, क्योंकि उसके पास हीमोग्लोबिन नहीं है। हमारे रेड ब्लड सेल्स के पास हीमोग्लोबिन है। अगर आप रेड ब्लड सेल्स और प्लाज्मा के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, या फिर आप यहां पे क्लिक कर सकते हैं जहां पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी जहां पे मैंने आरबीसीज और प्लाज्मा के बारे में तफसील से बहुत ज्यादा तरीके से बात की है। आप वहां पे जाकर के चेक कर सकते हैं। उसके बाद क्या पॉइंट लिखा हुआ है, दे आर वेरी शॉर्ट लिव्ड, 6 से 13 दिन बस जिंदा रहते हैं। आरबीसीज का लाइफ स्पैन कितना है, 120 डेज, लेकिन डब्ल्यूबीसीज का लाइफ स्पैन कितना है साहब, 6 to 13 डेज। ये एक बड़ा डिफरेंस है, याद रखिएगा इसको हमेशा। They are nucleated and also possess other cell organelle। अब देखिए आरबीसीज हमारा इन्यूक्लिएटेड था, आरबीसीज में न्यूक्लियस का प्रेजेंस नहीं था। मैंने बताया है उस वीडियो में कि आरबीसीज में न्यूक्लियस क्यों नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं होता है, आप जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन डब्ल्यूबीसीज के पास न्यूक्लियस होता है। दे ऑल्सो पोजेस डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक टॉपिक। अब क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ये सारी चीजें जो बेसिक चीजें हम लोगों ने कवर कर ली। अब असल बात जो है उस पर हम आएंगे। हम इन पांचों के बारे में सीखेंगे कि इनका काम क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनका फंक्शन क्या है, और इनको हम लोग किस किस तरीके से पहचान सकते हैं कि ये कब न्यूट्रोफिल काम करेगा, कब आइसोनोफिल काम करेगा, कब बेसोफिल काम करेगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। नॉर्मल रेंज समझ लीजिए, नॉर्मल रेंज आरबीसीज का कितना था हमारी बॉडी में, 4.7 to 6.1 और 6.4 in million per millimeter cube in males, 4.2 to 5.4 million
पर मिलीमीटर क्यूब इन फीमेल्स, लेकिन ये बहुत कम होते हैं। 4000 to 6000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ योर ब्लड, मतलब एक ड्रॉप 1 ml ब्लड अगर आपका निकलेगा आपकी बॉडी से तो उसमें WBCs कितने पाए जाएंगे? 4000 to 6000। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इन पांचों की, न्यूट्रोफिल, आइसोनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। जी सर, चलिए दो पार्ट में हमने डिवाइड किया था ल्यूकोसाइट्स को, ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स के 3 पार्ट, न्यूट्रोफिल, आइसोनोफिल, बेसोफिल। ए ग्रेन्युलोसाइट के 2 पार्ट, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपके फोकस का दान चाहूंगा मैं, फोकस अपना दान कीजिए प्लीज और थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे। न्यूट्रोफिल, आइसोनोफिल और बेसोफिल, ग्रेन्युलोसाइट। अब देखिए न्यूट्रोफिल दिखता कैसा है? सबसे पहले लिखा हुआ है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसाइड। देखिए इसके पास दिस इज मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड दिस हैज मेनी स्ट्रक्चर्स। कभी ये 4 लोब्ड होगा, कभी ये 5 लोब्ड होगा, कभी ये 6 लोब्ड होगा, मतलब कि हर एक न्यूट्रोफाइल का सेल अलग अलग डिफरेंशिएटेड दिख सकता है। क्या लिखा हुआ है? मोस्ट अबंडेंट इन नंबर। अभी पीछे मैंने जो लिखा हुआ था वहां पे बताया था कि मैंने 40 to 60% सबसे ज्यादा WBC हमारी बॉडी में कौन सा होता है? न्यूट्रोफिल। यहां पे देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यूट्रोफिल काम क्या करता है? दिस इज इन्वॉल्व इन फैगोसाइटोसिस और इमीडिएट डिफेंस विथ मोनोसाइट्स ऑल्सो। मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल का एक ही काम है, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब एक बड़ा सा मुंह फाड़ना और जो बाहर के ऑर्गेनिज्म घुस रहे हैं हमारी बॉडी में, जो पॉसिबल थ्रेट है उनको अपने अंदर ले लेना और उनको खत्म करके वहां पे छोड़ देना हमारी बॉडी से, मतलब उनका खात्मा कर देना एक तरीके से। फैगोसाइटोसिस इज व्हाट? engulfing other organism, engulfing bacteria, engulfing viruses। फैगोसाइटोसिस का मतलब ही होता है कि सेल इज इनगल्फिंग सम मटेरियल। वैसे ही न्यूट्रोफिल किस में काम आता है? फैगोसाइटोसिस में। यह किसके साथ मिलकर के काम करता है? मोनोसाइट्स। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों मिलकर क्या करते हैं? फैगोसाइटोसिस। जो पॉसिबल थ्रेट हमारी बॉडी में घुसे हुए हैं, इमीडिएट रिस्पॉन्स। जैसे ही बॉडी को लगता है कि भाई घुसपैठ हुई है, सबसे पहले कौन एक्टिवेट होता है इन पांचों में से? न्यूट्रोफिल। और उसके साथ साथ कौन एक्टिवेट होता है? मोनोसाइट्स। बिकॉज मोनोसाइट्स ही आगे तब्दील हो जाते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं फैगोसिटिक सेल्स में। मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल का काम क्या है? फैगोसाइटोसिस करके वहीं पे हमारे जो बॉडी में जो घुसपैठ हुई है, जो पॉसिबल थ्रेट है, उसको खत्म कर देना। ये कब काम आता है? एक्यूट इंफेक्शंस में। मतलब जैसे ही हमारी, अब मैं इम्यूनिटी में आपको पढ़ाऊंगा कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस होती है, फिजिकल बैरियर होता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है, सेल्यूलर बैरियर होता है। इन सारे बैरियर्स को जब क्रॉस, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर को जब क्रॉस कर जाता है कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो तुरंत हमारी बॉडी के जो सोल्जर्स हैं, WBCs हैं, उसमें सबसे पहले एक्टिवेट कौन होगा? न्यूट्रोफिल। और उनको इनगल्फ करके खत्म कर डालेगा। आइसोनोफिल के बारे में बात करते हैं। आइसोनोफिल इज बाइलोब्ड एंड इट इज डाइड विथ एसिड। it is dyed with an acid, इसीलिए इसका नाम क्या है? आइसोनोफिल या एजिनोफिल। ए से एसिड, ए से एजिनोफिल, ऐसे याद कर सकते हो आप। बी से बेस, इसीलिए उसका क्या नाम है? बेसोफिल। इट इज डाइड विथ अ बेस, इट इज डाइड विथ एन एसिड। इट्स न्यूक्लियस इज बाइलोब्ड। याद रखिएगा, आइसोनोफिल का न्यूक्लियस क्या होता है? बाइलोब्ड। स्टेन्ड विथ एसिडिक डाई। ये तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्वॉल्व इन पैरासिटिक इंफेक्शन एंड एलर्जिक रिस्पॉन्स। ये एलर्जी जैसे हमारी बॉडी में होती है। व्हाट इज एलर्जी? हाइपर सेंसिटिविटी टू anything which enters in our body is called allergy, which is not a threat, which is not a microorganism. एलर्जी होती क्या है? एलर्जी हम लोग सीखेंगे जब हम लोग इम्यून रिस्पॉन्स में पढ़ेंगे, जब हम लोग इम्यूनिटी पढ़ेंगे कि एलर्जी क्या होती है। हमारी बॉडी किसी भी चीज को सोचेगी कि ये थ्रेट है, वो असल में थ्रेट नहीं होता है, लेकिन हमारी बॉडी उसको एज अ थ्रेट परसीव करती है और उसके खिलाफ एक्शन लेना शुरू करती है। तो एलर्जिक रिस्पॉन्स को खत्म करने के लिए हमारी बॉडी में कौन काम आता है? आइसोनोफिल। याद रखिएगा, एलर्जिक रिस्पॉन्स में कौन काम आता है? आइसोनोफिल और बेसोफिल, दोनों एलर्जिक रिस्पॉन्स में काम आते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे क्या मैंने लिखा हुआ है? पैरासिटिक इंफेक्शन। अगर आपके स्टमक में, आपकी बॉडी में कोई पैरासिटिक इंफेक्शन हुआ है तो आपकी बॉडी में आइसोनोफिल्स का अमाउंट ज्यादा होगा। आप जब ब्लड टेस्ट कराओगे, टोटल ल्यूकोसाइट तो मैंने बता दिया, ये डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट है। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट मतलब न्यूट्रोफिल 40 से 65%, आइसोनोफिल्स 1 से 6%, बेसोफिल 0 से 3%, मोनोसाइट 6 to 10%, लिम्फोसाइट्स 15 to 20%। तो साहब अगर आइसोनोफिल्स 10 है, 11 है, 12 है आपका, इसका मतलब कि यू हैव अ परमानेंट एलर्जी और यू
आर फेसिंग अ पैरासिटिक इन्फेक्शन। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेसोफिल्स किस में काम आते हैं? ये प्योर एलर्जिक रिस्पॉन्स में काम आते हैं। हिस्टामिन सिक्रीट करते हैं, सेरोटोनिन सिक्रीट करते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा जब मैं इम्यूनिटी पढ़ाऊंगा आप लोगों को। अभी हम लोग ब्लड पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम लोग थोड़ा तफसील में नहीं जा रहे हैं, इसके थोड़े डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये सारे टॉपिक्स हम लोग इम्यूनिटी में जरूर कवर करेंगे कि हिस्टामिन कैसा फंक्शन होता है, सेरोटोनिन का कैसा फंक्शन होता है। बस आप ये याद रख लो कि हिस्टामिन क्या करता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन कर देता है, वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है ताकि ब्लड फ्लो कम हो जाए, ताकि जो वो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में घुसे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। ए ग्रेनुलोसाइट्स में क्या है? मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स का मैंने काम बता दिया, न्यूट्रोफिल्स के साथ मिलकर के मोनोसाइट्स क्या करते हैं? फैगोसाइटोसिस। अब ये आ गए द बिग बुली, द ग्रेट प्लेयर्स, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, बी एंड टी। लिम्फोसाइट्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, बी एंड टी। ये किस में काम आते हैं? ये ग्रेटर इम्यून रिस्पॉन्स में काम आते हैं। जब ये सारे फेल हो जाते हैं तब कौन उतरता है क्रीज पे? लिम्फोसाइट, और वो अपना एक्शन दिखाता है। ये यहां पे क्या लिखा हुआ है? इन क्रोनिक इन्फेक्शंस, जब हमारी बॉडी में कोई क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाता है उस टाइम पे उन क्रोनिक इन्फेक्शन से, उस वायरस से, उस बैक्टीरियम से कौन हमारी बॉडी में लड़ाई कर रहा होता है? आखिर में लिम्फोसाइट्स। मतलब आखिर तक क्रीज पे कौन टिकता है? लिम्फोसाइट्स। या क्या लिखा हुआ है? वायरल इन्फेक्शंस। वायरल इन्फेक्शंस में भी हमारी बॉडी में कौन लड़ाई करता है? लिम्फोसाइट्स। इंटरफेरॉन्स भी होते हैं, मैं वो सारी बातें आपको इम्यूनिटी में पढ़ाऊंगा। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, ये सारे अलग अलग क्लियर हो गए होंगे कि न्यूट्रोफिल का क्या काम, आइजोनोफिल का क्या काम, बेसोफिल का क्या काम, मोनोसाइट्स का क्या काम और लिम्फोसाइट्स का क्या काम। अब मैं आपको वो ट्रिक बताता हूं जिससे आपको याद हो जाएगा कि सबसे ज्यादा कौन है, सबसे कम कौन है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से। मेरे साथ ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्या करना है आपको? बंदरों को केला नहीं देना है, बंदरों को केला नहीं खाने देना है। नेवर लेट मंकीज ईट बनाना। बस आप ये बात याद रख लो कि बंदरों को केला नहीं खिलाना, कभी उनको केला नहीं खाने देना। नेवर लेट मंकीज ईट बनाना। N फॉर न्यूट्रोफिल्स, L फॉर लिम्फोसाइट्स, M फॉर मोनोसाइट्स, E फॉर आइजोनोफिल्स, B फॉर बेसोफिल्स। ये असेंडिंग ऑर्डर है, सॉरी ये जो है ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर। यहां से इस तरीके से बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा कौन होता है? न्यूट्रोफिल, उसके बाद लिम्फोसाइट, उसके बाद मोनोसाइट, उसके बाद आइजोनोफिल, उसके बाद बेसोफिल। तो हम लोगों ने यहाँ पे ल्यूकोसाइट्स को खत्म कर लिया, व्हाइट ब्लड सेल को खत्म कर लिया। उनका फंक्शन कहाँ है, क्या होता है, वो पैदा कहाँ होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं, उनके टाइप्स पढ़ लिए हमने, उनका स्ट्रक्चर पढ़ लिया हमने जो भी चीजें एग्जाम पर्सपेक्टिव से या इंफॉर्मेशन पर्सपेक्टिव से पूछी जा सकती हैं, आ सकती हैं, सारी कवर कर ली हमने साहब। ठीक है, अगली वीडियो में मुलाकात होती है। प्लेटलेट्स लेके आऊंगा मैं, प्लेटलेट्स के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है।